हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड द सेकंड वन इज मास ऑफ पाई मीजोन। तो ये दो टॉपिक आज हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो व्हाट वी आर स्टडिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, वी आर स्टडिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अंडर दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ये हमने एक लेक्चर में कवर किए थे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमने एक लेक्चर में कवर किया था। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इससे पिछला जो लेक्चर था, हमने उसमें पढ़ा था नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये हमने कवर किया था, समझ में आई बात। द ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। ये जो लेक्चर है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम का जो लेक्चर है ना, आप उसमें देखोगे तो उसमें मैंने ये अंडर द सेक्शन एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, समझ में आया। उसमें मैंने बहुत अच्छे से काफी डिटेल्ड में इसको बताया है कि वाई ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस टेक्स प्लेस, समझ में आई बात, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का जीरो पॉइंट एनर्जी हम निकालेंगे, और एक मीजोन जो होता है, पार्टिकल जो होता है, हम उसका मास निकालेंगे, ठीक है ना, यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ में आई बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखो, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो, एक सिंपल सा हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना। अब जैसे ये सबसे बेसिक एग्जांपल आप यहाँ ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। तो आप गौर से देखना इस चीज को, यहाँ पे ये आपने दुनिया भर का, आपने हर जगह आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। अपने 11th-12th में फिजिक्स में दुनिया भर के क्वेश्चन किए होंगे। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास एक स्प्रिंग हो गया, उसके साथ ये क्या है, मास अटैच है, ठीक है ना। अभी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो देखो, यदि ये मास मेरा x इज इक्वल टू 0, यानी ये मास मेरा यदि यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो यदि मैं फोर्स लगा के इस मास को इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, x डिस्प्लेसमेंट मैंने प्रोवाइड किया, समझ में आया। तो मास मेरा आगे की तरफ चला गया, समझ में आया। तो पहले तो ये इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन पे था, कोई इसमें कुछ नहीं था। तो लेकिन जैसे मैं इसको मूव करूंगा आगे की तरफ, तो इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की होगी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण, हम यहाँ से इसकी पोजीशन मेजर कर रहे हैं, समझ में आए बात। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट व्हाट वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस x, समझ में आया। तो देखो, ये हमारे पास क्या होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी जो है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो p²/2m हो गई, मोमेंटम के टर्म्स में मैंने लिखी है, और 1/2m ओमेगा स्क्वायर x², समझ में आए। ये क्या हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखना, इसको पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 k x²। के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, समझ में आई बात। अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यदि उसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है ना, यदि ओमेगा है, तो देखो इस केस में तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आ जाएगी, समझ में आया। तो यदि इस ऑब्जेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी भी है और वो हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास जो के होता है वो क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, समझ में आई बात। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, ये के का वैल्यू रखने पे, समझ में आया मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इन दिस केस तो यहाँ पर कोई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, बता पाएंगे आप। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो कोई एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स हम कहेंगे कब, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो, यदि इसमें कोई रोटेशन हो, लेकिन यहाँ तो रोटेशन नहीं होगा, सिंपल एक लीनियर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो उस केस में तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। यदि कोई हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे आपको, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम का आपके ये यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लो, ऐसे यहाँ पे बोबल अटैच कर दो, तो जब वो मूव करेगा ऐसे, समझ में आया, तो स्प्रिंग में क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेच होगा और वो एंगुलर
वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी उसके अंदर आएगी, समझ में आया। तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी हम ये लिखेंगे। तो बेसिकली जो क्लासिकल एक्सप्रेशन होता है एनर्जी का एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सिंपल ये होता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई है हमारे पास ऑसिलेशन की। अब मिनिमम एनर्जी कहाँ होगी, देखो मिनिमम एनर्जी तो उसकी 0 होगी। यदि मेरे पास इनिशियल स्टेट में मेरे पास ये यहाँ पर है, एज्यूम करो यहाँ पर है, ठीक है ना, तो रेस्ट पोजीशन में है, तो मेरे पास रेस्ट में रहेगा तो मोमेंटम 0 होगा, समझ में आया। और x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो क्लासिकली ये क्या लिखा हुआ है मैंने, क्लासिकली मिनिमम एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अब देखो इसको मैंने, यदि आप ध्यान से देख समझ पाओ तो मैंने आपको जब 0 पॉइंट एनर्जी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, सिमिलर एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स देखो क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना क्वांटम मैकेनिक्स में परमिट नहीं करता मिनिमम एनर्जी 0। क्यों, देखो क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम ना साइमल्टेनियसली एक ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, एब्सोल्यूट प्रिसिशन के साथ हम मेजर ही नहीं कर सकते। अब देखो जब हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर है, तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर जब हम कहते हैं तो मैंने इसकी पोजिशन फिक्स कर दी यहाँ पे, है ना, समझ में। और p भी मैंने क्या कह दिया, 0 कह दिया, यानी मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। अब इसको समझ में, एग्जैक्ट वैल्यू असाइन कर दी जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस हमेशा ही रहेंगे, हमेशा ही उसमें रहेंगे। तो वो उसमें मतलब उसका पोजीशन हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्लासिकली कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो एज्यूम कर लो एक पार्टिकल है जो एक रीजन में कन्फाइंड है, मान लो ए रीजन है, ठीक है ना। तो मान लो कि ये एक रीजन हो गया है ना, तो इस रीजन में एक पार्टिकल ये होगा डेल एक्स, तो वो पार्टिकल ये रीजन क्या हो गया, ए हो गया, है ना। तो अनसर्टेनिटी के हिसाब से जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी वो डेल एक्स इज इक्वल टू आएगी, ए हो गया। तो इस रीजन में ना उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ क्या है, मोमेंटम है, और कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी रहेगा। वो क्या एनर्जी रहेगा वो हमें निकालना है। तो डेल एक्स हमारे पास ये आएगा, मोमेंटम कितना होगा हम जानते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, ये तो होता है। तो ये मेरे पास ए आ गया, तो ये ए नीचे चला गया, तो मोमेंटम मेरे पास सिंपली आ गया, समझ में आया। तो मिनिमम मोमेंटम है ना, मिनिमम मोमेंटम क्या आएगा, एच कट अपॉन में 2a या एच कट अपॉन 2a से ज़्यादा होगा। तो मेरे को मिनिमम एनर्जी निकालनी है यहाँ पे। तो देखो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस के 1 अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो था। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, x की जगह मैं a लिखूंगा, ए स्क्वायर, हमने कन्फाइंड कर दिया उस पार्टिकल को, है ना, समझ में आया। तो p कितना होगा मेरे पास, h कट अपॉन में 2a, तो ये h कट स्क्वायर अपॉन में 4a हो जाएगा, a स्क्वायर नीचे 2 था तो 8m स्क्वायर, समझ में आया। ये सिंपल से एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्मूथली तब समझ में आएगी जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ोगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों के साथ, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी ना इस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ काफ़ी हद तक प्रीवियसली कवर करा चुका हूँ, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो मिनिमम एनर्जी निकालने है, सिंपली तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ए पर है, डिस्टेंस पर ही निर्भर कर रही है एनर्जी, और सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है, रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द ऑसिलेटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया, ये सब क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना, तो ये तो देखो सिंपली ए क्यूब, और ये आएगा माइनस के 2a क्यूब होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने पे। और ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2a आएगा, तो 2 से 2 कट गया, ये आएगा, तो माइनस के 1 अपॉन 4 एच कट स्क्वायर 4m क्यूब प्लस, समझ में, और ये m ओमेगा स्क्वायर ये आ गया। सिंपली ये उधर चला जाएगा मेरे पास, है ना, ठीक है। ये मेरे पास टर्म आ गई। कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है ना, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास सिंपली देखो ये है एच कट स्क्वायर 4m ए क्यूब इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यही तो है ना। तो यदि मैं क्या करूं, एच कट स्क्वायर 4, ये m भी नीचे ले आऊं तो m स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये a की पावर 4, a की पावर क्यूब है ना, उधर जाके 4 हो जाएगा, समझ में आया।
अब देखो यदि मुझे ए की पावर इसको मैं दे दी अंडर रूट करूं तो मैं देखो सब में से पावर हट जाएगा। देखो सिंपली कितना आएगा 2m ओमेगा ही तो आएगा, है ना। तो मैं यदि ए कितना आएगा फिर मेरे पास, तो ये अंडर रूट एच कट अपॉन में 2m ओमेगा आ गया। समझ में, ये हमारे पास आ गया, यानी इसी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो मतलब ये यही तो था, है ना, अनसर्टेनिटी। तो इस पर मिनिमम एनर्जी होगी, तो मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हम एनर्जी वैल्यू रख देंगे। तो देखो हमारे पास एच कट 8m ए स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो था। तो जब हम यहाँ ए का वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाला है, तो देखो ए स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर यही तो आया था, तो हमने रख दिया एच कट अपॉन 2m ओमेगा, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था, तो ये हमने वैल्यू रख दी सिंपली, ठीक है। तो देखो ये एच कट से एक कटेगा, एम से एम कटेगा, ये कटेगा, तो ये मेरे पास एच कट ओमेगा अपॉन में कितना आ गया 4, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, 1 अपॉन में 4, एम से एम कट गया, एक ओमेगा भी कट जाएगा, एच कट अपॉन ये आ गया मेरे पास। सिंपली दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो ये थी मेरे पास मिनिमम एनर्जी, समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो क्या है, देखो ये रिप्रेजेंट 0 पॉइंट एनर्जी कर रहा है, यानी जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो हो सकती है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहता है जो मिनिमम एनर्जी है वो 0 होगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से उसमें पार्टिकल में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, समझ में आए। तो जो 0 पॉइंट एनर्जी सिग्निफाइज दैट नो फिजिकल सिस्टम, भाई 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी, यानी कोई भी फिजिकल सिस्टम ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली क्या हो, रेस्ट पर हो। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है, समझ में आया, उसमें बिल्कुल मोशन जरूर होगा, इवन एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर आप कितना कर दो, 0 केल्विन कर दो। अब देखो ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी उसमें क्या होगा, मिनिमम मतलब एनर्जी जरूर रहेगी। अब देखो 0 केल्विन का मतलब क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी तुम इतना में भी इसको फ्रीज कर दोगे ना तब भी उसमें मोशन होगा, समझ में आया। देखो ये मैंने 0 टेम्परेचर पर किस तरीके से, 0 केल्विन टेम्परेचर पर किस तरीके से 0 पॉइंट एनर्जी होती है, ये मैंने ऑलरेडी कवर कराया है, ठीक है ना। आप इससे 2 या 3 लेक्चर प्रीवियस जाओगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, मैं सबसे पहले मैंने वही चीज कवर कराई थी अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ में आया। तो जो कंसेप्ट है ना 0 पॉइंट एनर्जी का, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आया। और ये काफी फिनोमिना को एक्सप्लेन भी करता है, जैसे कि हीलियम। देखो जो हीलियम है ना वो सॉलिडिफाई नहीं होती, बिल्कुल तरीके से जमती नहीं, लो टेम्परेचर भी। क्यों, क्योंकि उसमें ना रिलेटिवली शैलो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ मिनिमम, समझ में आया। मतलब 0 पॉइंट एनर्जी उसके पास रहेगी 0 टेम्परेचर पर भी, तो जब कुछ मिनिमम एनर्जी उसके पास रहेगी तो सॉलिडिफाई क्यों होगी, लो टेम्परेचर पर नहीं होती, समझ में आया, ठीक है। तो जो हीलियम है ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी काफी होती है, जो मतलब एट 0 टेम्परेचर डेट प्रिवेंट्स फॉर्मिंग क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल ही नहीं बनने देंगे, सॉलिडिफाई नहीं होने देंगे, तो कहाँ से फिर मतलब तो एनर्जी तो रहेगी ना, समझ में आया। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर या मैं कहूँ -273 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड स्टेट में होता है, आप इमेजिन कर सकते हो, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। कौन, हीलियम, लिक्विड हीलियम होता है, ठीक है ना। आप इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में आप इस चीज को पढ़ोगे इन हायर स्टडीज, ठीक है ना। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो यानी इन क्लासिकल मैकेनिक्स अ सिस्टम कैन हैव मिनिमम एनर्जी एंड दैट मिनिमम एनर्जी विल बी 0, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट विल हैव सम एनर्जी, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी possessed by a system in quantum mechanics is called 0 point energy। समझ में आई बात। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, मास ऑफ पाई मीजोन, ठीक है। अब देखो मीजोन भी एक पार्टिकल है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, समझ में आया। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से हम मीजोन का मास भी निकाल सकते हैं। अब ये मीजोन है क्या चीज, क्या नहीं है, इसको पहले समझते हैं, फिर इसका मास निकालेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। मीजोन को हम पायोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो 1935 में ना युकावा जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ना वो इसलिए अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय वन न्यूक्लियन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन बाय अनदर। एक्चुअली में ना देखो न्यूक्लियस जो होता है ना हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। पहले तो यही पता था,
है ना। अब देखो ध्यान से, अब तो काफ़ी चीज़ें हैं, ग्लूऑन वगैरह, खैर वो चीज़ें हमारे टॉपिक का ऐसा नहीं है, जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तब उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले भाई दो चीज़ें पता है कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहर वाले को भी छोड़ो, अंदर आ जाओ तुम सीधा न्यूक्लियस के। तो न्यूट्रॉन और ये क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ना, समझ में। अच्छा, न्यूट्रॉन भी काफ़ी होते हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले लो। अब ध्यान से देखो, तो दिमाग में बात सीधी सी आनी चाहिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सन होना चाहिए, और न्यूट्रॉन तो खैर न्यूट्रल होता ही है, समझ में। तो दो लाइक पार्टिकल्स के बीच में जब रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो स्टेबल कैसे है, तो युकावा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रोटॉन हो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ में आया मैंने क्या कहा। इनके बीच में ना न्यूक्लियर फोर्स होती है, क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, समझ में आया बात। अच्छा, मतलब न्यूक्लियर फोर्स युकावा ने नहीं बताया था, न्यूक्लियर फोर्स तो मतलब पहले था कि भाई ये स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, वो न्यूक्लियर फोर्स अराइज क्यों हो रही है, किस वजह से है, और वो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पर भी निर्भर नहीं कर रही, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, है ना, दोनों पॉजिटिव पार्टिकल, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, दोनों न्यूट्रल पार्टिकल, समझ में। अब बेशक ये ऐसा नहीं कि अब इन पे चार्ज वो फोर्स अलग अलग होगी, ठीक है ना, सेम फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्यों है ना। अब देखो, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, समझ में आई बात। तो न्यूक्लियन के बीच में फोर्स, या मैं कहूँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स, या दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स, या दो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, समझ में। ठीक है, तो ये फोर्स इसलिए अराइज होती है क्योंकि एक प्रोटॉन है मान लो और एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि एक पार्टिकल छोड़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, मिजोन, और ये पार्टिकल, और ये फिर ये पार्टिकल जब छोड़ रहा है तो ये पार्टिकल उसको क्या कर रहा है, ले रहा है, समझ में। बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ दिस पार्टिकल्स दिस फोर्स इज अराइजिंग, समझ में आया। अब देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, अब जैसे ये तो हम क्या हो गई, अर्थ, ठीक है ना, और ये मान लो कोई लड़का हो गया, ठीक है ना, मान लो एक लड़का है जिसका नाम प्रीतम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अर्थ प्रीतम पर फोर्स लगा रही है, बिल्कुल फोर्स लगा रही है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, समझ में आई बात। तो दोनों के बीच में, दो मास के बीच में, m1 और m2 दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटोन, समझ में आया। किसकी वजह से, ग्रेविटोन की वजह से। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली अभी तक ग्रेविटोन के बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। यदि तुम प्रूफ कर दो और एक्सपेरिमेंटली दिखा दो ग्रेविटोन एग्जिस्ट करता है, देन यू विल डेफिनेटली गेट द नोबेल प्राइज, समझ में आई बात, ठीक है। तो खैर ये था, तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेस अराइजेस बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज होता है पार्टिकल का। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है किसकी वजह से अराइज कर रहा है, इमिशन, कि एक पार्टिकल का एक न्यूक्लियन से और दूसरा न्यूक्लियन उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ में। और ऐसे पार्टिकल्स को वर्चुअल पार्टिकल्स कहा गया था एक्चुअली, है ना। एक्चुअली ये है भी वर्चुअल पार्टिकल्स, क्योंकि इन्हें ना डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सिर्फ इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया पाई मिजोन या पायोन। अब देखो, पाई मिजोन भी कई तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वैसे ये हमारा विषय नहीं है, इनका मास भी थोड़ा सा अलग अलग भी होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो आज आज हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो आज हमने करना है उस पर हम फोकस करते हैं, समझ में। तो मैं जो कंसेप्ट आपको बताने वाला था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो युकावा ने ना जब अपनी थ्योरी दी थी, एक्चुअली उस वक्त ये एक्चुअली में ना ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था।
युकावा ने जब ये हाइपोथेसिस दी थी ना अपनी, तो उस वक्त मीजोन जो है एग्जिस्ट नहीं करता था। बाद में एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला, समझ में आया, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटेक्ट किया गया, इसके इफेक्ट को महसूस किया गया एक्सपेरिमेंटली। इनको नोबेल प्राइज भी मिला फिर बाद में, समझ में आया। तो पाई मीजोन जो पायोन होता है ये एग्जिस्ट करता है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज इट विल वोलेट कंजर्वेशन, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ में आया। क्यों, ये सब पार्टिकल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस अभी हमें जो मेन टॉपिक हमें वो उस पर ध्यान रखना है। तो इमेजिन करो एक पायोन है जिसका मास कितना है, m है, और इमिशन होता है, तो एनर्जी का इम्बैलेंस कैसे होगा। अब मान लो एक प्रोटॉन है, अब उस प्रोटॉन से एक पार्टिकल निकल गया, समझ में, m मास का, तो एनर्जी में इम्बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, कितना का आएगा, mc² एनर्जी का इम्बैलेंस, यानी ऐसे समझो उसमें से mc² एनर्जी निकल गई और यही mc² एनर्जी कोई दूसरा गेन कर लेगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा कोई भी न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। ये तो अनसर्टेनिटी के हिसाब से दिस एनर्जी बैलेंस कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर अ डेल्टा टाइम। अब मान लो डेल्टा टाइम के लिए है, अब देखो एक प्रोटॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, कितना एनर्जी निकला, ये mc², ठीक है। अब ये कोई गेन करेगा तो कितने समय के लिए है मान लो, तो हम जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है, h कट, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, h कट अपॉन में mc², ठीक है ना। डेली की वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पर, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये आ गया, ठीक है। तो ये है, अब ये कुछ रेंज भी तो कवर करेगा, जब पायोन निकलेगा तो दूसरा उसको एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ रेंज कवर करेगा। तो मान लो r0 डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो कितने समय के लिए था ये हमारे पास है, तो h कट अपॉन में mc², देखो c था, एक c से कट गया तो h कट अपॉन में mc आ गया, समझ में आई बात। अब देखो मैं मास को यदि ऊपर ले जाऊं, ये तो आया हमारे पास, ठीक है। ये देखो मिनिमम टाइम इतना है, मैक्सिमम तो हमने मिनिमम ही लिया है, समझ में आई बात। तो ये मेरे पास मास आ गया, मैम ऊपर ले जाएगा, r0 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो मेरे पास m = h कट अपॉन में r0 c है ना, यदि मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कर दिया मैंने, देखो जैसे दोनों साइड ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, h कट को क्या लिखा, h अपॉन में 2π r0 mc, समझ में। h कट को क्या लिखा, h अपॉन में 2π लिख लिया, और ये वो चीज एज इट इज है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो h अपॉन में m0 c जो होता है ना, ये तो मेरे पास क्या आता है, कॉम्पटन वेवलेंथ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, और इसका वैल्यू कितना होता है 0.0242 एंगस्ट्रोम, या इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। देखो क्योंकि पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना, एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 होता है, लेकिन 2 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, समझ में आई बात। तो इसको मैं λc अपॉन में 2π r0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है। अब जो रेंज जो होती है अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियर फोर्सेस की, वो 1.4 फर्मी मीटर के आसपास होती है, काफ़ी जगह आप 1.5 भी लिखा देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जब वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, λc का मैंने वैल्यू रखा, ठीक है, ये 2π होगा, r0 मेरे पास ये आ गया, समझ में। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो रफली 275 के आसपास आएगी ये वैल्यू, यानी जो मास ऑफ पायोन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो लगभग 275 आया, ठीक है। हो सकता है आपका 271 आए, या मतलब काफ़ी बुक्स में आप देखोगे 271 आए, या यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा 1.5 ले लोगे, है ना, तो उसका फर्क आएगा और कुछ नहीं। ये 265 भी होता है, मतलब लगभग 200 गुना के आसपास होता है, यानी जो मास होता है ना पायोन का, वो लगभग 200 गुना से ज़्यादा या 200 गुना के आसपास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मैं क्योंकि पायोन भी कई तरीके के होते हैं ना, मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था कि पॉजिटिव है, रेस्ट मास, वो जीरो न्यूट्रल है या नेगेटिव है, किस तरीके का इंटरेक्शन है, समझ में आया। तो ये जो मैम ने कैलकुलेशन किया, इस हिसाब से कितना होगा 275, ठीक है। तो जो मास आएगा पायोन का वो 275 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली हमने को मिली भी है, समझ में आया। तो व्हाट दिस शोज द वैलिडेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ में आया। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन ही तो है एक तरीके से, कि हम मास भी निकाल सकते हैं यहाँ से पायोन का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।